डेवलपमेंट फाइल्स की किताबों की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड आइलैंड एंड ओरल हिस्ट्री ऑफ मरीच झापी मैसेकर शीर्षक किताब की, जिसे लिखा है युवा पत्रकार दीप हालदर ने। यह किताब अंग्रेजी में है, जो तकरीबन 42 साल पहले सरकार प्रायोजित उस नरसंहार पर केंद्रित है जिसे बंगाल के लोग जालियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड से भी कहीं ज्यादा जघन्य और नृशंस कहते हैं। जघन्य इस वजह से कि जिसमें 7,000 से ज्यादा लोगों के साथ माघ के महीने में खून की होली खेली गई थी, और नृशंस इस कारण क्योंकि उस मरीच झापी का सच ज्योति बासु की बहुप्रचारित लोक सिद्ध कार्यशैली का प्रतिबिंबन है, जो यह कहने के लिए सक्षम है कि बंगाल को किस तरीके से सियासतदार अपने स्वार्थों की भेंट चढ़ाते रहे हैं। यानी यह किताब कहती है कि ज्योति बाबू की जिद कितनी क्रूरताओं से भरी थी, जिसने बंगाल को पूर्वाग्रह की आग में झोंककर हिंसा प्रेमी बनाया। क्या था वह पूर्वाग्रह? किन वजहों से इंसानी जिस्म की भूखी हो गई थी वह कथित जनवादी व्यवस्था, जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड को भी पीछे छोड़ दिया। दृश्य है करीब 40,000 के आसपास निहत्थे लोग, उनके मजबूर बच्चे, लाचार और असहाय औरतें, अधमरे बुजुर्ग, अधेड़ और बूढ़ी पीढ़ी के जर्जर जिस्म के इंसान, जिनके अस्थि पंजर शिथिल पड़ चुके हैं। दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में आजाद भारत की अक्खड़ पुलिस और उन गरीबों को सबक सिखाने की जिद पर अड़े अर्धसैनिक बल के हथियारबंद जवान। दस्तक थी आगामी समय की, जब बुलेट और बैरल के बूते बैलेट वाले समाज की बुनियाद रखनी थी। लाल सलाम मतलब सब कुछ लाल, धरती लाल, पानी लाल और आकाश भी लाल। खून से तरबतर समाज, जिसे अपने रहबरों से ब्लड बाथ नामक पदबंध समझना था, और हिंदी में कहें तो रक्त स्नात, खून से नहाया एक ऐसा समाज जो अपने विरोधियों को उन्हीं के इलाके में, उन्हीं के संसाधन से, उन्हीं के सफाई के मकसद से ऐसा बूचड़ खाना बना देना जिसके दृष्टांत सदियों तक नस्लें याद रखें। इस वीडियो को खास तौर से अंत तक देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित एक किताब के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसके कलंक को देश का वामपंथी कायनात सदिच्छा का किसी गंगाजल से धो नहीं सका है। इस कलंक कथा से जुड़े दस्तावेज ढूंढने से नहीं मिलते, किंतु वे लोग जिंदा हैं, वो पीढ़ी मौजूद है जिसने अपने साथियों को गोलियां खाकर मरते देखा है। अपने परिवार परिजनों की लाशें पुलिस द्वारा समुद्र के पानी से लबालब नदी में फेंके जाने का कुकृत्य तत्काल की सियासत ने किया है, और उन लावारिस लाशों के चीथड़े उड़ाकर जश्न मनाते घड़ियालों का जलसा उनके जहन में आज भी झुरझुरी पैदा करता है। अपने अधमरे लोगों के कंठ फोड़कर प्यास मिटाते रक्त पिपासु रॉयल बंगाल प्रजाति के बाघों के उत्सव ने उन प्रत्यक्षदर्शियों को आजीवन के लिए मानसिक रोगी बना दिया। कहानी कुछ ऐसी ही है। तो आइए दीप हालदर के इस उपन्यास पर शुरू की गई चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। मरीच झापी नरसंहार की बात बाद में हो, पहले हम इस द्वीप के ज्योग्राफिया को ढंग से समझें। समी अहमद की आवाज में शिवराज अवस्थी की एक रिपोर्ट। यह इलाका सुंदरबन का है। सुंदरबन पर पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाकर आप दर्शकों को यह बताने की कोशिश की थी कि यहाँ की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी हुई है। बंगाल की खाड़ी का नमकीन पानी रोज ज्वार के रूप में यहाँ की नदियों को कुछ घंटों के लिए लबालब कर देता है, और इसी पानी में खतरनाक शार्क मछलियों और क्रूर घड़ियालों का खौफ स्थायी तौर से बना रहता है। यह डेल्टाई इलाका रॉयल बंगाल टाइगर की जागीर है। उनकी मर्जी, वे अपनी रियासत में रहें या इंसानी बस्तियों में घुसपैठ करें। यह भी सच है कि अपने इलाके में इंसानों की घुसपैठ को बाघ बर्दाश्त नहीं करते, और कहीं इंसान दिख जाए तो उन्हें वे जिंदा भी नहीं लौटने देते। मरीच झापी द्वीप में इंसानी बसाहट आज नहीं है, लेकिन इस सामूहिक हत्याकांड के समय यहाँ बस्तियां आबाद थी। मतलब नरसंहार जहाँ हुआ वहाँ गंगा की 2 धाराएं हुगली और पद्मा समुद्र में मिलती हैं, और इन्हीं धाराओं के बूते यहाँ इंसानी बस्तियां गुलजार थीं। बावजूद इसके कि यह समूचा इलाका बाघों के आतंक से आज भी थर्राया रहता है। 40 साल पहले तो और भी खौफ रहा होगा। पिछले साल जनवरी के महीने में हमें इस टापू से 3 किलोमीटर पहले लाहिड़ीपुर जाने का मौका मिला था।
डेवलपमेंटल फाइल्स की टीम को, पत्रिका के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरेंद्र किशोर और हमारे साथी यशराज ने वहां पहले जाकर परिस्थितियों को समझा। बाद में पत्रिका के बिहार प्रतिनिधि शिवराज पहुंचते हैं, लेकिन लाहिड़ीपुर से हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। वहां तक जाने का न कोई रास्ता है, क्योंकि आगे ज्वार आने जाने से बना युगीन दलदल, उस दलदल में आराम फरमाते भयानक घड़ियाल, ज्वार के साथ आती शार्क मछलियां हैं, और इस दलदल में मौत के पंजों की ये निशानी। कोई नाव वाला मरीच छापी तक जाने को तैयार नहीं होता। उस पार का इलाका मरीच छापी, जो टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। शाम घिरने से पहले हमें लौटने की सलाह दी गई और हमने ऐसा ही किया, क्योंकि हमें पता था कि बाघों के इलाके में हम बख्शे नहीं जाएंगे और मौत का कोई रीटेक नहीं होता। चूंकि यह टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और यहाँ किसी को बसने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इसलिए वहाँ अवैध तरीके से रह रहे लोगों को हटाया जाएगा। इस आदेश को अमल में लाने के लिए आर्थिक नाकाबंदी कर दी गई और 17 मई 1979 के दिन, जब संसद में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रसार भारती बिल पेश किए जाने के बाद अगले दिन इस खबर पर देश भर में चर्चा चल रही थी, तो अचानक राज्य के सूचना मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि मरीच झापी को खाली करा दिया गया है। किस तरह से पत्रकारों ने जब जानना चाहा तो इस सवाल की अनदेखी कर दी गई। उन ऐतिहासिक दस्तावेजों से गुजरकर और कांड के अलग अलग किरदारों, जिंदा बचे लोगों, उनके नेताओं, उस समय रिपोर्टिंग करने वाले तमाम पत्रकारों, अफसर आदि से बात करके, लोगों से मिलकर लेखक ने तमाम संस्मरणों को जुटाया, सजाया और हमारे सामने रख दिया। न ही लेखक आत्मबोधता का कायनात सजाता है और न ही किसी दल, खेमे या किसी विचारधारा का कुशल प्रवक्ता बनने की शातिर कोशिश आज के टीवी एंकरों की तरह करता है। लिहाजा इस किताब में कहीं भी लेखक की कल्पनाओं की लंतरानियां नहीं हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष की किताब द हंग्री टाइड्स की पृष्ठभूमि भी मरीच झापी के इस लोमहर्षक घटना से जुड़ी हुई है। इसके अलावा उस समय के अखबारों, खासतौर से आनंद बाजार पत्रिका और स्टेट्समैन में मरीच झापी की रिपोर्ट जरूर छपी थी उन शरणार्थियों के बारे में जो दूर से आए थे और उन्हें जहां ठौर मिला वही ठौर ठिकाना कत्लगाह बना। याद होगा साल 1977 में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी थी और आपातकाल तक तमाम वामपंथी गतिविधियों को जमकर कुचला गया था। किताब के मुताबिक उस पहले लेफ्ट फ्रंट के नेताओं को, उससे पहले लेफ्ट फ्रंट के नेताओं ने आश्वासन दिया था कि दंडकारण्य के शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल में बसाया जाएगा। लेफ्ट फ्रंट के नेता थे राम चटर्जी। कहते हैं वे जब दंडकारण्य गए तो उन्होंने शरणार्थियों को सुहाने सपने दिखाए और उन जरूरतमंदों को कहा कि बंगाल उनका इंतजार कर रहा है। सनद रहे कि भारत विभाजन के बाद पलायन का सिलसिला तब और तेज हो गया जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम छिड़ गया। तो तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू दलित भारत जरूर आ गए, लेकिन भारत ने उन्हें नागरिकता नहीं दी गई और उन रिफ्यूजी को ट्रांजिट कैंपों में रखा गया, इस कल्पना के साथ कि कभी उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। किताब से इस बात की जानकारी मिलती है कि उन शरणार्थियों को भारत के उन इलाकों में भेज दिया गया जहां लोग आम तौर पर रहना नहीं चाहते। मसलन
अंडमान द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के जंगल, उत्तर प्रदेश के मलेरिया प्रभावित तराई वाले इलाके, और कालांतर में इनके वोटर कार्ड जरूर बन गए, लेकिन उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। कहानी आगे बढ़ती है। वाम मोर्चा की सरकार बनने के बाद दंडकारण्य से शरणार्थी बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल आने लगे, लेकिन राज्य सरकार उन्हें बसा नहीं रही थी। इसलिए उन लोगों ने सुंदरबन के एक सुनसान द्वीप मरीच झापी में अपना ठिकाना बनाया। देखते ही देखते वहां हजारों झोपड़ियां उग आईं और वहां की दलदली जमीन पर खेती की शुरुआत हुई और मछली पालन भी जोर पकड़ने लगा। वहां लोगों ने स्कूल खोले और एक क्लिनिक भी काम करने लगा। मरीच झापी आबाद हो गया, किंतु वाम मोर्चा सरकार को यह सब नागवार लगा। वह अपने वादों से पलट गई। सरकार में भद्रलोक बंगालियों का वर्चस्व था और बंगाल का भद्रलोक यह भूल नहीं पाया था कि इन दलितों ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। रोशन एंथोनी की आवाज में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरिंदर किशोर की एक नजर। मरीच झापी की कहानी की जड़ें भारत के विभाजन से शुरू होती है। ये विभाजन पूरब और पश्चिम दोनों तरफ हुआ था। पश्चिम में पंजाब का विभाजन त्रासत्व था, जिसका अद्भुत चित्रण भीष्म साहनी ने अपने उपन्यास तमस में किया है। लेकिन वो इलाका उत्तरोत्तर शांत हो गया। वहां विकास की धार तेज हुई और पंजाब न सिर्फ खुशहाल होता चला गया, बल्कि हरित क्रांति का अगुवा भी बन गया। लेकिन पूरब में जो विभाजन हुआ, वो जैसे कालातीत त्रासदी लेकर आया। भास्वती मुखर्जी ने अपनी किताब बंगाल एंड इट्स पार्टीशन एन अनटोल्ड स्टोरी में लिखा है, बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार की उस योजना के तहत हुआ जिसमें बंगाल की हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाके के प्रतिनिधियों को विभाजन के पक्ष या विपक्ष में वोट डालने के लिए कहा गया। खास बात यह थी कि यदि इनमें से किसी भी हिस्से के प्रतिनिधियों का ज्यादा वोट विभाजन के पक्ष में होता तो विभाजन का फैसला होना तय था। देबांजनी सेनगुप्ता की लिखी किताब द पार्टीशन ऑफ बंगाल, फ्रजाइल बॉर्डर्स एंड न्यू आइडेंटिटीज में जिक्र है कि मुस्लिम बहुल इलाके के प्रतिनिधियों ने एकीकृत बंगाल के लिए वोट डाला, जबकि हिंदू बहुल इलाके के प्रतिनिधियों कांग्रेस, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट ने विभाजन के पक्ष में वोट डाला। भास्वती मुखर्जी के शब्दों में इस पूरी कहानी की वास्तविकता यही थी कि यदि बंगाल एकीकृत रहता तो मुस्लिम बहुल होता। इस वोटिंग के बाद आखिरकार बंगाल का बंटना तय हो गया, मगर बीच में एक चीज फंस गई। यास्मीन खान लिखित पुस्तक द ग्रेट पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में इस बारे में विस्तार से चर्चा है कि बंगाल के शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने विभाजन के खिलाफ एकीकृत बंगाल के लिए वोट डाले। लेखिका भास्वती के अनुसार पूर्वी बंगाल में दलित और मुसलमान दोनों ज्यादातर छोटे किसान और खेत मजदूर थे और जो आपस में मिलकर रह रहे थे, तो दलितों ने विभाजन के बाद भी पूर्वी बंगाल में रहना तय किया। बंगाल के दलितों ने उस समय सांप्रदायिक नहीं होने का फैसला किया था, जिसकी उन्हें बहुत भारी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विभाजन के बाद की स्थितियों पर लिखा है कि अनुमान गलत निकले, यानी विभाजन को लेकर पूर्वी बंगाल के दलितों का आकलन पूरी तरह गलत साबित हुआ। मिडनाइट्स फ्यूरीज, द डेडली लेगेसी ऑफ इंडियाज पार्टीशन शीर्षक किताब में लेखक निशित हजारी लिखते हैं कि नए राष्ट्र पाकिस्तान में उन दलितों पर अकथनीय अत्याचार होने लगे। इस प्रकार शुरू हुआ वहां से भारत की ओर उन दमित लोगों का पलायन। लेकिन भारत अब इन अवांछित लोगों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने विभाजन के वक्त पाकिस्तान में रहने का विकल्प चुना था। आखिरकार ये शरणार्थी बने और दंडकारण्य इनका अस्थायी ठिकाना बना। समूचा देश अनभिज्ञ था। लेफ्ट फ्रंट की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनदेखी कर सख्त कार्रवाई शुरू की, जिसकी सच्चाई इस किताब के आने के पहले इतनी विस्तार से सामने नहीं आई थी। यह टापू लोगों से खाली करवाए जाने का यह तरीका अमानवीय था, उससे कहीं ज्यादा अलोकतांत्रिक था। मेहनत से लिखी गई इस किताब के खत्म होते ही पाठकों के सामने यह सवाल सामने दिखता है कि आज़ादी की इन अवांछित संतानों के साथ आगे क्या होगा।
क्योंकि इतने साल बाद भी बंगाली हिंदू शरणार्थियों की नागरिकता का विवाद का हल नहीं ढूंढा जा सका है। गौर करने की बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप का यह एकमात्र ऐसा समुदाय है जो कहीं का नागरिक नहीं है। हालांकि ऐसी नागरिकता विहीन लोग और भी हैं, मगर उनकी संख्या बहुत कम है। सुनसान मरीच झापी, निर्जन और निचाट, शब्दहीन और स्वरहीन चीख चिल्लाहटों और गोलियों के गर्जन तर्जन में इंसानी नरसंहार का तीर्थ बन गया था। आज यहाँ कुछ नहीं है सिवाय टाइगर रिजर्व डिपार्टमेंट का एक उजाड़ सा दफ्तर है। लेखक दीप हलदर शब्दों के रफूगर हैं, कहानी का ताना बाना बुनने में कुशल और सक्षम भी। पत्रकार हैं, लेकिन इनकी भाषा तरल है, भावों की सहजता बेजोड़ है। पूरी किताब एक ही बैठक में खत्म हो जाए तो आश्चर्य नहीं। लेखक ने तथ्यों को जुटाने में जितनी मेहनत की है उस कारण किताब बेहद प्रामाणिक हो चुकी है। लेकिन एक बात अखरती है जो इस किताब का कमजोर पक्ष है कि हलदर ने जो भी लिखा है वह जनता का यानी उत्पीड़ितों का पक्ष रखा। किताब संतुलित तब कहलाती जब वह वामपंथियों का नजरिया भी विस्तार से शामिल करती। एक समझदार लेखक ने ऐसा जानबूझकर किया या नहीं, लेकिन आकर्षक भाषा और बेजोड़ कथ्य के बावजूद ऐसा लगता है कि बंगाल के 2021 के विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर यह किताब लिखी गई है। जैसे लोकमानस को यह बताने की कोशिश हो कि वामपंथ बंगाल के सर्वहारा वर्ग का दुश्मन है। भविष्य में लेखक को ऐसे पूर्वाग्रहों से बचना होगा। एकांगी विवेचन किसी राजनीतिक दल विशेष द्वारा स्वार्थ साधने का काम आता है, मगर इन तमाम कमियों के बावजूद एक कसक जरूर उठती है कि काश हिंदी में ऐसी किताबें लिखी जाती। इतने सारे शोध और घुमक्कड़ी के बाद किताब की रोचक भाषा और घटनाओं को सच साबित करने का सामर्थ्य लेखक के एक बड़े शानदार भविष्य की तसल्ली देता है। यदि संतुलन की लेखकीय सतर्कता दीप हलदर भविष्य में रखते हैं तो इनसे आगे भी उम्दा लेखन की उम्मीद की जा सकती है। कुल 176 पेज की इस किताब का विवरण इस प्रकार है। इस दृश्य में मरीच झापी की दुनिया पीछे छूट रही है, लेकिन यह सच लगातार पीछा करता दिख रहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल से वाम मोर्चा के सफाई के कई कारणों में मरीच झापी का यह नरसंहार भी मायने रखता है, जो बंगाल के दलितों को बार बार उद्वेलित करती है। याद रखना होगा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बंगाल के दलितों को पता चल चुका था कि वाम मोर्चा ने बंगाल के मुसलमानों के साथ किस तरह का भेदभाव किया। साल 2006 में जब इस कमेटी की रिपोर्ट आई तब बंगाल के मुसलमानों की आबादी 25.2% थी और राज्य सरकार की नौकरियों में उनका हिस्सा मात्र 2.1% था। हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया से छपी इस किताब को पढ़ने से इतना साफ हो जाता है कि आज पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के चित्त से वाम मोर्चा क्यों उतर चुका है। थैंक्स दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट जरूर कर दें। हम जल्द ही मिलेंगे और बेहतर वीडियो के साथ। शुक्रिया।